कन्नौज से अब अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार दोपहर सपा प्रमुख नामांकन करेंगे। अखिलेश ने 2 दिन पहले तेज प्रताप को कन्नौज से टिकट दिया था। वहीं कन्नौज से चुनाव लड़ने पर अखिलेश ने कहा, जब नॉमिनेशन होगा तो खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। बलिया में शादी से नाराज दूल्हे पर उसी की प्रेमिका ने तेजाब फेंक दिया। किसी को शक न हो इसलिए सज धज कर बारात में पहुंची थी। मौका मिलते ही उसने दूल्हे के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बारातियों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा और फिर पुलिस को सौंप दिया। मथुरा में आज भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने अपना रोड शो किया। तेज धूप में हेमा मालिनी जगह जगह पल्लू ओढ़कर लोगों से वोट की अपील करती दिखी। इस दौरान उन्होंने मथुरा की जनता से तीसरी बार जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं उन्नाव में डिंपल यादव थार पर सवार होकर सपा उम्मीदवार अनु टंडन के लिए वोट मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, कांग्रेस ने 65 साल तक शासन किया और चेहरा देखकर काम किया। अब दादी के लिए नारे को पोता तोते की तरह रट रहा है। दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव उन्नाव से सपा उम्मीदवार अनु टंडन के नामांकन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पुलवामा की घटना के बारे में बताना चाहिए कि उन नौजवानों की पत्नी के मंगलसूत्र किसने छीने। आज तक सरकार किसी को चिन्हित नहीं कर पाई है और ना ही बता पाई है कि घटना कैसे हुई। बाराबंकी में एक भाई की बहन की शादी के मंडप में हत्या कर दी गई। भाई बहन को एलईडी टीवी और सोने की अंगूठी गिफ्ट में देना चाहता था। इसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हुआ। पत्नी ने मायके से अपने भाइयों को बुलवाया और पत्नी के भाइयों ने मंडप में ही लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। घटना के बाद पुलिस ने पत्नी और साले समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल शाम से सेकंड फेज के लिए चुनाव प्रचार थम गया। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। प्रतापगढ़ में सगाई के दिन युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवती का शव उसके घर से 20 मीटर दूर भूसे के ऊपर पड़ा मिला। युवती के सिर पर गोली मारी गई है। युवती अपने घर से 20 घंटे से लापता थी। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। निवेशकों और बैंक से धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने आज रियल एस्टेट कारोबारी करने वाली कंपनी तुलसियानी ग्रुप के कई ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की टीमें लखनऊ के पत्रकारपुरम के सहारा स्टेट मार्केट में कल आधी रात तुलसियानी ग्रुप के ऑफिस में मौजूद थी। झांसी में गर्लफ्रेंड का रिश्ता तय होने पर पीआरडी जवान ने सुसाइड कर लिया। मरने से पहले जवान ने फ़ोन पर करीब 1 घंटे तक प्रेमिका से बात की। इसके बाद घर जाकर पत्नी को पानी लाने भेज दिया और कमरा बंद करके फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनावी रैली में मंगलसूत्र को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अब अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व को समझते होंगे। बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से क्या लेना देना। कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें, कम से कम उनकी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही है उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वह महिलाओं का सोना और मंगलसूत्र लेकर ऐसे लोगों में बांट देगी जो अधिक बच्चा पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं। पिछले 1 सप्ताह से चिलचिलाती धूप के चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इसके कारण लोगों का सामान्य रूटीन भी प्रभावित हो रहा है। सुबह होते ही तेज़ धूप निकल रही है। तापमान लगातार सामान्य स्तर से अधिक दर्ज की जा रही है। मंगलवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस बताया गया, जो कि सामान्य तापमान से आधे डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री रहा, जो सामान्य न्यूनतम तापमान से 1 डिग्री ज़्यादा था।
अगले 3 दिनों में लखनऊ में अभी तक पड़ने वाली गर्मी का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है, क्योंकि मौसम विभाग ने लखनऊ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसमें अधिकतम तापमान 40 डिग्री से बढ़कर 41 डिग्री और उससे अधिक हो सकता है। लखनऊ में बुधवार दोपहर तक 3 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग को बुझाया। घटना के बाद अभी तक कोई जानहानि की सूचना नहीं आई है। अलीगंज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काकोरी में गेहूं के खेत में और मुलायम नगर में कबाड़ में आग लगने की घटना सामने आई है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के गांधी वार्ड में बुधवार सुबह एक महिला का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। महिला गांधी वार्ड में संविदा कर्मी के पद पर तैनात थीं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चौक थाना प्रभारी निरीक्षक नागेश के मुताबिक मृतक महिला बिट्टिन के पति का कहना है कि महिला बीमारी से जूझ रही थी। झांसी में सड़क हादसे में दूल्हे की ताई की मौत हो गई है, जबकि दूल्हा और उसकी बुआ की बेटी घायल है। तीनों बाइक से शादी की शॉपिंग कर घर लौट रहे थे। रास्ते में डीजे गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल दूल्हे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आई विसरा रिपोर्ट पर उनके भाई और समाजवादी पार्टी नेता अफजाल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। उनसे पूछा गया था कि विसरा रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी के शरीर में जहर पाने जाने की बात नहीं है। अफजाल अंसारी ने इस पर कहा, पोस्टमार्टम किसने किया, विसरा किसने किया, घटना की एफआईआर किसने लिखवाई, घटना की जांच कौन कर रहा है। जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की एजेंसियां क्या करेंगी। जब मैं मौत से 2 दिन पहले गया था तो डॉक्टर डर से थर थर काँप रहा था। वो अपना फ़ोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। उसने कहा कि उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है। अफजाल अंसारी ने कहा, मेडिकल कॉलेज के प्रमुख से मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौन घंटा रुका रहा, नहीं मिलने दिया गया मुझे। एम्स का डॉक्टर अगर पोस्टमार्टम करता तो हमको भी संतोष होता। क्या कारण है कि सरकार भाग गई, क्या कारण है कि इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए कि गुनाह से पर्दा हट जाएगा। पतंजलि आयुर्वेद की सार्वजनिक माफ़ीनामे के साइज पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल करने के अगले ही दिन कंपनी ने बुधवार को प्रमुख अखबारों में फिर से माफ़ीनामा छपवाई है। इस बार अखबार के लगभग 1/4 पन्ने पर माफ़ीनामा छपवाया है। यह माफ़ीनामा योग गुरु रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण की ओर से जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से बिना कोई शर्त क्षमा याची हैं। हम 22 नवंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी पर मुसलमानों से नफरत का आरोप लगाया है। बिहार के किशनगंज में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वे 2002 से यही करते आ रहे हैं। देश में मुसलमानों की 13 करोड़ आबादी है, अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा। वो देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के नहीं हैं क्या? उनको मुसलमानों को इस तरह से रुसवा करना, इस तरह से उनसे नफरत करना, अगर कल देश में कोई दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के पुसद में चुनावी रैली में भाषण देते हुए बेहोश हो गए। बाद में नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। महाराष्ट्र में रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वरुण के लिए निकल रहा हूँ। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। जर्मनी ने कहा है कि वह गजा में मानवीय मदद पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRW के लिए फंड देना फिर से शुरू करेगा। इसराइल ने आरोप लगाया था कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमास के हमले में इस एजेंसी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने UNRW के लिए फंड रोक दिए थे।
अब एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट में पता चला है कि इसराइल ने अपने इन आरोपों को समर्थन में सबूत नहीं दिए हैं।